अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट, करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर्स और सोर्सेज ऑफ करंट के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमने इफेक्ट्स ऑफ करंट स्टार्ट करने हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट कुछ डिवाइसेस में से फ्लो करता है तो वो क्या इफेक्ट्स देता है। सो डिटेल्ड डिस्कशन के लिए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ करंट। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब डिवाइसेस से करंट फ्लो करता है तो वो क्या इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से हम करंट को यूज करके उससे बाकी काम लेते हैं। यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं वो 3 इफेक्ट्स जो कि करंट शो करता है जब वो मुख्तलिफ डिवाइसेस से पास करता है। पहला इफेक्ट जो करंट एग्जिबिट करता है वो है हीटिंग इफेक्ट। दैट मीन्स जब करंट कुछ डिवाइसेस से फ्लो करता है तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट। हमारे इर्द गिर्द जितने भी डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं वो इन्हीं तीनों में से कम एक या इससे ज़्यादा इफेक्ट्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। हम सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हमने स्कूल फिजिक्स के अंदर पावर का फार्मूला पढ़ा था कि पावर का फार्मूला क्या होता है, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क का यूनिट जूल और टाइम का सेकंड होता है, मिला के हम इसे वॉट पढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पे वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वर्क हो तो हम ये बात जानते हैं कि ये वर्क क्यू वी के इक्वल होता है, क्योंकि वी इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज या फिर एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट चार्ज इन रिस्पेक्टिव सिचुएशन। दैट मीन्स इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ सिचुएशंस में हमने डिफरेंट की हुई है। अगर हम यहाँ पे वर्क की जगह पे उसका फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ से, तो पावर का फार्मूला क्या बन जाता है? पावर का फार्मूला बन जाता है क्यू वी ओवर टी। हम ये बात जानते हैं कि अगर 3 इंटू 4 ओवर 5 लिखा हो तो हम उसको 3 ओवर 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसलिए पावर का फार्मूला क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा Q ओवर T इंटू V, और Q बाय T इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो कि करंट की डेफिनेशन है। इसलिए फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू आई वी या फिर P इज इक्वल टू वी आई। स्कूल फिजिक्स में हमने ओम्स लॉ भी पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ पे V की जगह पे आई आर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो इक्वेशन क्या बन जाती है? ये बन जाती है आई स्क्वेयर आर। इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करके I इज इक्वल टू वी ओवर आर भी लिख सकते हैं। अगर हम I की इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? V इंटू वी ओवर आर। इस एक्सप्रेशन के लिए ये बन जाएगा वी स्क्वेयर ओवर आर, और अगर आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो ये बनेगा वी ओवर आर का स्क्वायर इंटू आर। दैट मीन्स वी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर कैंसिल आउट होगा और आंसर वही होगा वी स्क्वेयर ओवर आर। दैट मीन्स हमने इलेक्ट्रिकल पावर के जो अभी तक फार्मूलाज लिखे हैं वो क्या हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इलेक्ट्रिकल पावर के लिए वो फार्मूलाज क्या बन जाते हैं? P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, और P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। अगेन इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, यहाँ पे टाइम में सिर्फ ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। वर्क का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा पावर इंटू टाइम। अब अगर हम यहाँ पे पावर की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा वी आई टी, और अगर हम यहाँ पे पावर का ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करें तो वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वेयर आर टी। ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वर्क का फॉर्मूला बनेगा वो होगा वी स्क्वेयर
ओवर आर इंटू टी। इस एक्सप्रेशन में क्योंकि हीट एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए हम इन एक्सप्रेशन को हीट एनर्जी VIT या फिर हीट एनर्जी I² RT या फिर हीट एनर्जी इज इक्वल टू V² ओवर R इंटू टी से एक्सप्रेस करते हैं। ये क्वेश्चंस क्या बता रही हैं कि अगर आप किसी बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है उसे कनेक्ट कर देते हो किसी एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर के साथ, जो कोई बल्ब हो सकता है, और ये पावर सप्लाई करंट I प्रोवाइड कर सकती है। सो अगर आपको इस पावर सप्लाई का सप्लाइड करंट, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और पास्ट टाइम पता हो तो इस एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये रेजिस्टर से गुजरते हुए करंट कितना हीटिंग इफेक्ट जनरेट करेगा। और अगर आपको यहां पे V की वैल्यू ना पता हो, आपको करंट की वैल्यू पता हो, आपको रेजिस्टेंस और टाइम की वैल्यू पता हो, तो ये एक्सप्रेशन आपको हीट एनर्जी जनरेटेड का बता देगा। एंड एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, इसलिए हमने W की जगह पे हीट एनर्जी लिखा है। इसके अलावा अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता हो जो कि बैटरी ने अप्लाई किया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो और वो टाइम पता हो जिस दौरान करंट फ्लो कर रहा है, तो इस एक्सप्रेशन से आपको हीट एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कन्वीनियंट जो एक्सप्रेशन है वो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है, ये वाला। इस एक्सप्रेशन को हम स्पेसिफिकली एक नाम देते हैं, ये नाम है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ के मुताबिक किसी भी रेजिस्टर में प्रोड्यूस होने वाला जो हीटिंग इफेक्ट है, जो हीट एनर्जी है, वो तीन चीजों का प्रोडक्ट है: स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम ड्यूरिंग विच द करंट इज फ्लोइंग। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट का ताल्लुक फ्लोइंग चार्जेस के साथ होता है, जब फ्लोइंग चार्जेस, जिसकी वजह यह है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जब वो एटम्स के गिर्द ऑर्बिट करने वाले इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। क्रिस्टल के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हैं तो उनके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से डायरेक्ट ताल्लुक हीटिंग इफेक्ट का करंट के साथ है, इसलिए जूल्स लॉ की इक्वेशन हीटिंग इफेक्ट को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट को यूटिलाइज करते हैं? आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस देख सकते हैं, जैसे कि बल्ब में से जब करंट गुजरता है तो कोलिजन्स की वजह से हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जनरेट होती है। फिर फ्लड लाइट्स हैं जो कि स्टेडियम्स में लगी होती हैं, वहां पे भी करंट फ्लो करके लाइट जनरेट करता है। फिर हीटर्स हैं, हीटर्स भी करंट फ्लो की वजह से हीट एनर्जी जनरेट करते हैं। ये बात नोटिस कीजिएगा कि हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ 400 टू 700 नैनोमीटर हो तो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है और लाइट की सूरत में अपेयर होती है। लेकिन अगर उसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से ज्यादा हो तो फिर वो इंफ्रारेड पोर्शन में लाई करती है। ये भी बात नोटिस करने की है कि यहाँ पे मैं ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होते हैं, जैसे कि कंडक्शन और कन्वेक्शन, जिसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। इसके अलावा लाइट इमिटिंग डायोड्स, दैट मीन्स LEDs, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को ही यूज करते हैं। बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो जनरेट होती हैं वो विजिबल पोर्शन में होती हैं। इसके अलावा LCD स्क्रीन्स, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाली स्क्रीन्स जो कि टीवीज और कंप्यूटर के मॉनिटर्स की होती है, और LED स्क्रीन्स। LED स्क्रीन्स क्या होती हैं? उसमें हर स्क्रीन के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, उससे मिलकर पूरी स्क्रीन बनती है। हर पिक्सल के ऊपर 3 कलर की LEDs होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। उन्हीं की कॉम्बिनेशन से बाकी तमाम कलर्स जनरेट होते हैं। इसके अलावा क्लॉथ्स आयरन, दैट मीन्स कपड़ों को इस्त्री हम जिस डिवाइस से करते हैं वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को ही यूज कर रहा है। सो इस तरह के तमाम डिवाइस जो किसी ना किसी सूरत में आपको हीट या फिर लाइट प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को ही यूटिलाइज कर रहे होते हैं। कोई भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर करंट से हम जनरेट कर लें तो वो भी हीटिंग इफेक्ट के अंडर ही स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट इफेक्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम ये बात जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज स्टेडी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, जिसकी स्ट्रेंथ अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करती है जो कि पर यूनिट टाइम उस रीजन से पास कर रहा है। और जाहिर बात है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जिस कदर करंट ज़्यादा होगा स्टेडी करंट, उस कदर ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप होगी। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी पॉइंट के ऊपर उस पॉइंट की करंट कैरिंग कंडक्टर से डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन ये तमाम डिटेल्स हम आगे आने वाले टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। इसका भी बेसिक इंट्रोडक्शन हम स्कूल फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। लेट्स से ये एक कार्डबोर्ड है इस तरह से, इसके सेंटर से एक मेटालिक वायर पास कर रही है इस तरह से। इस मेटालिक वायर में कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर आप इसके गिर्द कंपास प्लेस करोगे तो कंपास की नीडल्स इस तरह से पॉइंट आउट करेंगी। आप इन तमाम पॉइंट्स को मिला दो तो यहां पे इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। अगर कंपास यहां पे रखोगे तो सर्कुलर पाथ भी यहां पे बनेगा। अगर कंपास थोड़े से फासले पे रखोगे तो यहां पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। इसका मतलब है किसी भी कंडक्टर जिससे करंट फ्लो कर रहा हो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं लार्ज नंबर ऑफ सर्कल्स की सूरत में, जिनका सेंटर एक होता है। इसलिए हम उन सर्कल्स को क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। और एक दफा हमने एक्सपेरिमेंट करके इनकी डायरेक्शन निकाल ली है। हर दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे, हर दफा डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर आपका थंब हमें क्या बताता है? हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर है आपके राइट हैंड की वो हमें क्या बताएगा? वो कर्ल हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दैट मीन्स अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसमें कन्वेंशनल करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है उसको अपने राइट हैंड में ग्रैस्प करें इस तरीके से कि ये आपका थंब हो जो कि किसकी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है? करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। तो जो आपकी फिंगर्स का कर्ल है इस तरह से, इस तरीके से जो आपकी फिंगर्स का कर्ल है वो आपको क्या बताएगा? वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसका मतलब है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। अब अगर यहां पे जो मैं इसको टॉप से देख रहा हूं इस वायर को बिल्कुल ही साइड से देखूं, दैट मीन्स मुझे ये कार्डबोर्ड एरिया के बजाय एक लाइन की तरह इस तरह दिखाई दे, तो मैं ये देखूंगा कि यहां पे इस वायर की राइट साइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज है और इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज है। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज हो तो हम उसे क्रॉसेस के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आउट ऑफ द पेज हो तो हम उसे डॉट के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। यहाँ पे ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब अगर हम किसी तरीके से यहाँ पे क्या करें,
अब अगर हम किसी तरीके से यहाँ पे इस वायर को लूप में तब्दील कर लें जिसमें अब सर्कुलेटिंग करंट्स मौजूद हों इस तरह से, तो सारे क्रॉसेस इसके बाहर आ जाएंगे और सारे डॉट्स इसके अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इस सर्कल के अंदर मौजूद तमाम डॉट्स हैं ये सारे एडअप हो जाएंगे और एक नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे जिसकी डायरेक्शन इस बोर्ड या पेपर से बाहर की तरफ हमारी तरफ होगी। इसका मतलब है इस केस में नॉर्थ हमारी तरफ और साउथ हमसे अवे बनेगा। लेकिन अगर मैं इस वायर को इस तरह से बेंड करके सर्कल में तब्दील कर दूं, सो उसका नतीजा क्या होगा कि अब करंट इस तरह से घूमेगा और अब सारे डॉट बाहर आ जाएंगे और सारे क्रॉसेस सेंटर में आ जाएंगे। इसका मतलब है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक ही है। ये तमाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एडअप हो जाएंगी और एक नेट मैग्नेटिक फील्ड देंगी जिसकी डायरेक्शन इनटू द पेज होगी। इसका मतलब है साउथ बोर्ड से बाहर और नॉर्थ बोर्ड से अंदर की तरफ बनेगा। ये भी बताता चलूं कि किसी मैग्नेट में क्या होता है, किसी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो क्या होती है, वो नॉर्थ से इस तरह से लाइंस इमिट होती हैं और साउथ की तरफ आती हैं। दैट मीन्स मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन मैग्नेट के अंदर यहाँ पे इस तरीके से साउथ टू नॉर्थ हैं। सो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। इसी वजह से यहाँ मैंने साउथ से अंदर की तरफ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो किया है और यहाँ पे साउथ दैट मीन्स पेज के बैक से पेज के आगे की तरफ आती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस लूप ऑफ वायर को मैनी लूप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि यहाँ पे इस तरीके से एक कोर मटेरियल है, 2 दफा बना रहा हूं इसको। एक दफा हम इसको इस तरह से व्यू कर रहे हैं कि हमें इसका ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है और एक दफा इस तरह से इसको व्यू कर रहे हैं कि इसका हमें ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स अगर टॉप व्यू यहां से देखा जाए तो हमें ये कंडक्टर्स इस तरह से पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं वायर की वाइंडिंग करता हूं। जाहिर बात है डायग्राम मैंने अलहदा इसलिए बनाई है ताकि मैं वाइंडिंग की सेंस अलहदा शो कर सकूं। दूसरी कोर के ऊपर वाइंडिंग बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी इस तरह से। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, बैटरी कनेक्ट करता हूं। बैटरी इस तरह से कि पॉजिटिव टर्मिनल दोनों दफा मैं एक ही डायरेक्शन में रखूंगा। इसका मतलब है कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन देखी जाए तो दोनों में कॉइल से पहले पहले एक ही है, लेकिन अब मैं कॉइल से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहता हूं। तो अब मैं जरा दोबारा इस डायग्राम की तरफ आता हूं। आप क्या कीजिए, दोबारा से राइट हैंड रूल यूज कीजिए, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम राइट हैंड कर्ल रूल भी कहते हैं। आपने पहले थंब करंट की डायरेक्शन में बनाया था और कर्ल ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा था। अब आप अपने फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन में। तो अब आपका जो थंब है राइट हैंड का वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा जो कि बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करते हैं राइट हैंड की, तो जो थंब है वो इनटू द पेज आएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। सो राइट हैंड कर्ल रूल के अंदर अगर थंब करंट बता रहा है तो कर्ल ऑफ फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और अगर कर्ल ऑफ फिंगर करंट की डायरेक्शन है तो थंब किसकी डायरेक्शन है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसी सीक्वेंस से ये जो मैंने क्वाइल्स बनाई हैं इसमें अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा तो मेरी फिंगर्स इस तरह से कर्ल करेंगी इस डायग्राम में और थंब इस तरफ पॉइंट आउट करेगा। सो ये एंड नॉर्थ है, ये एंड साउथ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये वाली है। इसके अलावा इस डायग्राम में देखें तो जो हमारी राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करेंगी वो इस तरह करेंगी और थंब इस तरफ आएगा। दैट मीन्स ये एंड नॉर्थ है, ये एंड साउथ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन है। सो इस तरीके से क्वाइल्स में जब करंट फ्लो करता है
तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यूज कहाँ कहाँ पे होती है? ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ये बहुत सारे डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, जैसे कि रीड राइट हेड्स में, जो कि किसी हार्ड ड्राइव के ऊपर डेटा राइट करते हैं या किसी ऑडियो या वीडियो टेप के ऊपर डेटा राइट करते हैं। इसके अलावा तमाम किस्म की मोटर्स में क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेट्स होते हैं जिन्हें फील्ड मैग्नेट्स कहते हैं। वो भी परमानेंट मैग्नेट भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं। उनके दरमियान में एक सेंट्रल एक्सेल के गिर्द हमने कॉइल वाइंड की होती है और उनके दरमियान में जो मैग्नेटिक फोर्सेस बनती हैं उसकी वजह से मोटर्स रोटेट करती हैं। तो जितने डिवाइसेस जिनमें रोटेशनल इफेक्ट आता है, जैसे कि फैंस, जैसे कि ग्राइंडर्स, जैसे कि ब्लेंडर्स, जैसे कि जूसर्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार्स या हाइब्रिड कार्स जब वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही होती हैं, मोटर्स को यूटिलाइज कर रही होती हैं, वो तमाम की तमाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स को यूटिलाइज करती हैं। इसके अलावा वाटर टैंक्स, जो कि हम पानी को रूफ टॉप पे स्टोरेज तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा एक इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन वो क्या है, वो है मैगलेव्स। मैगलेव्स क्या होती हैं? मैगलेव्स होती हैं मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन्स। ये ट्रेन्स क्या होती हैं, ये एक ऐसे ट्रैक के ऊपर मौजूद होती हैं जिनके अंदर मैग्नेट्स मौजूद होते हैं और इन ट्रेन्स के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अटैच होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑन होते हैं तो या तो रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ये ट्रेन्स ट्रैक से ऊपर उठ जाती हैं, लेविएट हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं। अब उन मैग्नेट्स की अलाइनमेंट जरा सी तब्दील की जाती है और ट्रेन्स एक एयरक्राफ्ट की तरह हवा में लेविएट होके आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती हैं। तो चूंकि मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन्स एक ऐसे ट्रैक के ऊपर होती हैं जिनके अंदर मैग्नेट्स मौजूद होते हैं और इन ट्रेन्स की बॉडी के नीचे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मौजूद होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑन होते हैं, इन ट्रेन्स की बॉडी उन ट्रैक से ऊपर उठ जाती है, हवा में आ जाती है, सस्पेंड हो जाती है, लेविएट हो जाती है। इसलिए इन्हें मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन्स कहते हैं। अब जब ट्रेन के नीचे लगे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की अलाइनमेंट जरा सी तब्दील की जाती है तो ये ट्रेन आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि ये ट्रेन ट्रैक के साथ टच नहीं होती, इसलिए फ्रिक्शन बहुत कम फेस करती है। ये हवा में होती है तो एयरक्राफ्ट की तरह सिर्फ एयर फ्रिक्शन ही फेस करती है और बहुत हाई स्पीड्स तक मूव कर सकती है। चाइना और जापान में मौजूद मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन 600 किलोमीटर पर आवर को टच करती हैं। ये इससे भी ज्यादा स्पीड गेन कर सकती है अगर आप ट्रैक इस कदर स्ट्रॉन्ग बना लें। तो चूंकि दो सिटीज में इस कदर डिस्टेंस नहीं होता कि ट्रेन 1000 किलोमीटर तक जाते हुए अच्छा खासा टाइम लगाए, वहां तक पहुंचने से पहले ही स्लो होने का टाइम स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा ट्रैक्स में कर्व्स होते हैं, दैट मीन्स ट्रैक्स अपना पाथ तब्दील करता है, मुड़ता है। सो इसलिए अभी तक जो सेफ लिमिट है वो 600 किलोमीटर पर आ रही है। सो ये जो सारे यूजेस हैं ये किसके हैं? ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के हैं। अब हम अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ जाते हैं। सो करंट का जो नेक्स्ट इफेक्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस की एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक आयोनिक सॉल्यूशन। लेट से मैं कहता हूं कि एक क्रूसिबल या कंटेनर है इस तरह से। इस क्रूसिबल या कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड मौजूद है, वाटर। वाटर के अंदर किसी साल्ट का सॉल्यूशन है जिसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और लेट से मैं कहता हूं कि ये सॉल्यूशन किसका है? ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO4। जैसे ही पानी में ये डिसॉल्व होता है, ये कॉपर आयन और सल्फेट आयन में डिसॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे कॉपर आयंस को मैं रेड डॉट से और जो सल्फेट आयंस हैं उनको ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या करते हो? इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हो। सो ये जो मेटल कनेक्शन है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड्स के बारे में बताना है।
इसके अलावा हमने इस क्रूसिबल या कंटेनर का नाम बताना है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वोल्टामीटर। अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रोड्स डिप हैं उसको कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी के साथ। लेट से ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल दूसरा वाला नेगेटिव है। सो ये टर्मिनल बन जाएगा एनोड और ये टर्मिनल बन जाएगा कैथोड। लेट से ये दोनों ही रॉड्स कॉपर की बनी हुई हैं और उसी का साल्ट हमने यहाँ पे पानी में मिक्स करके सोल्यूशन बनाया हुआ है। अब यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन में बहुत सारे कॉपर आयंस मौजूद हैं और बहुत सारे सल्फेट आयंस भी मौजूद हैं। क्या होगा कि जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो ये जो सल्फेट आयंस हैं ये सल्फेट आयंस ट्रेवल करेंगे इस तरफ और यहाँ पे आके इस एनोड के करीब आ जाएंगे। सो एनोड के ऊपर क्या होगा? एनोड के ऊपर आने वाला जो सल्फेट आयन है SO4 2- वो कॉपर रॉड में मौजूद कॉपर के एटम के साथ रिएक्ट करेगा और फिर से कॉपर सल्फेट बना लेगा और कॉपर सल्फेट दोबारा से वाटर के अंदर आने के बाद, एक्वस सॉल्यूशन में आने के बाद फिर से कॉपर सल्फेट में डिसोसिएट हो जाएगा। इसके अलावा जो कॉपर आयंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करने की वजह से इस तरफ मूव करेंगे और कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा? कैथोड के ऊपर रिएक्शन ये होगा कि जो कॉपर आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर 2+ वाले वो यहाँ पे आएंगे और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने के बाद इस टर्मिनल में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे प्रोवाइड करने के लिए। सो 2E- अटैच होगा और यहाँ पे कॉपर एटम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कंटिन्यूसली इस इलेक्ट्रोड से कॉपर के एटम्स उतर के सोल्यूशन में शामिल होते रहेंगे और यहाँ पे सोल्यूशन से कॉपर के आयंस इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होते रहेंगे। थोड़ी देर गुजरने के बाद आप देखोगे कि जो कैथोड है उसकी थिकनेस में इजाफा हो जाएगा और जो ये एनोड है उसकी थिकनेस में कमी वाक़ई हो जाएगी और उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ पे नीचे बैठना स्टार्ट कर देंगी। सो इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम किसी मेटल को प्योर भी कर सकते हैं। सो कॉपर को प्योर करने के लिए ये मेथड यूज होता है। इस मेथड से हमें 99% से ज्यादा प्योर कॉपर मिलती है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपर की रॉड के बजाय अगर आयरन की रॉड होती तो उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जाती, या अगर यहाँ पे गोल्ड मौजूद होता और इधर गोल्ड का कोई साल्ट मौजूद होता एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो फिर यहाँ से गोल्ड इस तरफ जाके इस रॉड के ऊपर कोटिंग बना देता। तो इसका मतलब है ये जो केमिकल इफेक्ट है ये किसके लिए यूज होता है? ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तौर पे उसके लिए यूज होता है। इसके अलावा यही केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट बैटरीज को चार्ज करने में भी इस्तेमाल होता है। सो ये 3 करंट के इफेक्ट से जो आज हमने डिस्कस किए, यही 3 इफेक्ट हमारे इर्द गिर्द इलेक्ट्रिसिटी की इस कदर लार्ज एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs की तरफ। आज का हमारा पहला MCQ है, इनकैंडेसेंट एंड फ्लोरेसेंट लाइट एक्सिबिट डैश ऑफ करंट। तो हमने ये बात जानी कि जितने भी लाइट या हीट इमिट करने वाले सोर्स हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को ही यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स हैं वो क्या हैं? वो बल्ब्स जो कि येलो कलर की लाइट देते हैं, जो कि फिलामेंट को यूज करते हैं। जबकि फ्लोरेसेंट लाइट्स वो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एक बीम की सूरत में लो प्रेशर गैस में से गुजरते हैं और लाइट इमिट होती है, उन्हें फ्लोरेसेंट बल्ब्स कहते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट्स एंड एनर्जी सेवर्स। नेक्स्ट MCQ है, डिस्प्ले स्क्रीन यूटिलाइजेस अगेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्योंकि लाइट इमिट होती है तो लाइट भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अंडर ही आती है। नेक्स्ट है, मोबाइल वाइब्रेशंस आर अ रिजल्ट ऑफ। तो मोबाइल वाइब्रेट कैसे करता है? इसमें एक छोटी सी मोटर अटैच होती है इस तरह से कि ये मोटर है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है जो कि रोटेट करता है और इस एक्सिस के साथ हमने एक साइड के ऊपर मैस अटैच किया हुआ है। दैट मीन्स मैस बैलेंस नहीं है, दूसरे साइड पे इस एक्सल के मैस नहीं है। सो जब ये बहुत तेजी से यहाँ पे क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो ये मोटर और साथ पूरा मोबाइल वाइब्रेट करेगा। चूंकि यहाँ पे मोटर यूज हो रही है और तमाम मोटर्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे चलती हैं, सो C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, मोबाइल स्पीकर्स यूटिलाइज अगेन
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ब्राइटनिंग इफेक्ट नाम का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आप ब्राइटनिंग इफेक्ट से मुराद लाइट इफेक्ट लेते हो तो वो हीटिंग इफेक्ट के अंदर ही स्टडी होता है। मोबाइल स्पीकर किस तरह से काम करता है कि सबसे पहले यहाँ पे सबसे पीछे एक मैग्नेट मौजूद होता है, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के साथ कुछ फासले के ऊपर एक ऐसा मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक होता है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मैग्नेटिक डायाफ्राम कहते हैं। मैग्नेट की अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से मैग्नेट ने इस डायाफ्राम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा होता है। फिर इस मैग्नेट के ऊपर एक छोटी सी कॉइल भी इस तरह से वाइंड कर दी गई होती है और इस वायर के ऊपर कंप्यूटर या मोबाइल के सॉफ्टवेयर से डिकोड होकर आने वाला एनालॉग सिग्नल मौजूद होता है। सो जैसे ही ये सिग्नल आता है, ये डायाफ्राम अपने इस पोजीशन से पीछे और आगे की तरफ मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है। नतीजा क्या होता है कि एयर के अंदर कंप्रेशनल या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हैं जिनमें कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस मौजूद होती हैं। तो इस तरीके से जो स्पीकर्स हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को यूटिलाइज करते हुए साउंड जनरेट करते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द कलर शिफ्ट ऑफ अ फ्लूइड इज अ रिजल्ट ऑफ। तो भाई जब फ्लूइड में से करंट फ्लो करता है तो कुछ फ्लूइड्स ऐसे हैं जिनका कलर तब्दील हो जाता है, तो ये डेफिनेटली केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट ही है। सो डी इज आर राइट ऑप्शन। आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि जब करंट किसी रेजिस्टर में से गुजरता है तो वो हीटिंग इफेक्ट देता है, किसी कॉइल में से फ्लो करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट देता है, और जब किसी केमिकल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से फ्लो करता है तो वो केमिकल इफेक्ट देता है। सो ये 3 इफेक्ट्स हैं जो कि करंट प्रोवाइड करता है। तमाम डिवाइसेस जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि करंट पे ऑपरेट होते हैं वो तमाम के तमाम इन्हीं में से कोई एक या एक से ज़्यादा इफेक्ट्स रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में मैथमेटिकल रिलेशन को डिस्कस करेंगे ओहम्स लॉ की हेडिंग के अंदर। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज़।